स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 2023 की परीक्षा अध्ययन के चारों मॉडल क्वेश्चन पेपर्स की ग्रामर यानी कि सेक्शन सी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को देखना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो परीक्षा अध्ययन है, इसमें जो मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उनमें कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, जिनके सही आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और प्रूफ करके भी बताऊंगा कि वो आंसर रॉन्ग है और करेक्ट आंसर क्या है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास आंसर हैं, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर को समझा जाता है, रटा बिल्कुल भी नहीं जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखो, ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम सिर्फ फिलअप्स को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा ड्यूएस डायरेक्टेड का होगा। उसमें हम ड्यूएस डायरेक्टेड को समझेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन कराने लग जाऊंगा तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पर फिलअप्स को समझते हैं। देखो, ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 1 है, ठीक है। परीक्षा अध्ययन 2023 आप सभी के पास होगी, ये वही है, उसी की PDF मैंने निकाली हुई है, ठीक है, MP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। फिलअप्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years। करना क्या है? करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। अब ये हमसे सेंटेंस को करेक्ट करवा रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को हमें पकड़ना है और उसको सही कर देना है, ठीक है। चलो पहले इसको पढ़ते हैं और मिस्टेक देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years। अब देखो, हैव बीन आया है और लिविंग है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होती है, वर्ब में ING लगती है। आई के साथ हैव बीन लगती है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट्स IUV दे के साथ हैव बीन लगता है, तो आई के साथ हैव बीन लगा है, ये तो बिल्कुल सही है। वर्ब में ING लगती है, यहाँ पे लिविंग लगा हुआ है, ये भी सही है। हेयर। अब आगे देखो, 4 years से पहले यहाँ पे सेंस लगा है। अब ज़रा इस 4 को मैं ऐसे 4 लिख देता हूँ नंबर में, तो आप देखो 4 years यानी कि 4 साल, और ये जो हमारी 4 साल हैं, ये ड्यूरेशन है, ये अवधि बताई जा रही है, यानी कि ये अनसर्टेन टाइम बताया जा रहा है। ये निश्चित समय नहीं, अनिश्चित समय बताया जा रहा है। 4 साल बताई जा रही हैं, तो भाई अनिश्चित समय के पहले तो 4 का यूज़ होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। ये बात आप सभी जानते हैं कि अनसर्टेन टाइम यानी कि ड्यूरेशन के पहले हमें 4 का यूज़ करना होता है, और सर्टेन टाइम के पहले, निश्चित समय के पहले हम 4 लगाते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो दिया होता है उसके पहले सिंस लगता है। सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 4 होगा, सिंस ना आके 4 होगा। तो जब आप इसको लिखोगे तो पूरा क्वेश्चन को लिख के सिंस की जगह पर आप 4 लगा देना, बस आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा? आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। मैं यहाँ पे 4 सालों से रह रहा हूँ, ठीक है, इतनी सी बात है, 4 कर देना। आगे बढ़ते नेक्स्ट, जो कि हमारा B नंबर का, राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी देन टू एट। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। प्रेफर के साथ देन नहीं आता है, टू आता है, तो यहाँ पे देन बिल्कुल भी नहीं आएगा, प्रेफर के साथ टू आता है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं? स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होता है। ये आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है, लेकिन प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, उनमें टू लगता है, उनमें देन नहीं लगता है, ठीक है ना। इस वजह से प्रेफर के साथ टू आता है, देन नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये कहें कि इंग्लिश इज़ बेटर देन हिंदी, तो बेटर देन, ठीक है। कंप्यूटर इज़ बेटर देन टेलीविज़न, तो कंप्यूटर इज़ बेटर देन, उस सिचुएशन में देन आएगा, यहाँ टू आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है, और ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ते हैं C नंबर पे, ही डाइड मलेरिया। इसका राइट आंसर ऑफ होगा, डाइड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। अगर किसी बीमारी से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं ऑफ, और अगर कोई बंदा किसी बीमारी से पीड़ित है, सफ़र है, तो वहाँ पर लगता है फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये एप्लीकेशन तो आपने रटी होगी, सबको पता होगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो भाई ये जो सफ़र वर्ड है,
और सफ़र मतलब होता है पीड़ित होना। क्या होता है? पीड़ित होना। अब सफ़र की कोई सी भी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ हो सकती है। तो सफ़र के वर्ड के साथ हम लगाते हैं फ्रॉम, फिर लिखते हैं उस बीमारी का नाम, डिसीज़ का नाम। लेकिन यहाँ पे डाइड है, तो डाइड के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वे मलेरिया से मर गया, तो ऑफ आएगा। नोट करते जाओ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एग्जाम से पहले एक बार अपने नोट्स को देख लीजिएगा, जो आप खुद लिख रहे हैं, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑफिस का राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं डी नंबर पे। ही हैज़ हार्डली मनी, ही हैज़ हार्डली मनी, इसके पहले जो राइट आंसर वो आएगा आपका एनी। अब स्टूडेंट सोचते हैं ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव में सम आता है, बस इतना ही सोचते हो, आगे तक सोचो। हार्डली को देखो, हार्डली के साथ हमारा एनी आता है, हार्डली एनी होता है। हार्डली, अब हार्डली नहीं, मैं 3 वर्ड आपको बता रहा हूँ। देखो हार्डली, एक वर्ड और होता है स्केर्सली, SCARCELY, और एक होता है बेयरली, और हार्डली तो लिखा हुआ है। तो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली अगर सेंटेंस में आ जाए, ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इनके साथ एनी लगा देना। देखने में अफर्मेटिव दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। इनका नेगेटिव मीनिंग निकलता है मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। तो हम लगाते हैं एनी। समझ गए ना? ही इज़ हार्डली एनी मनी, बहुत मुश्किल से उसके पास कुछ पैसा है, इसलिए एनी आ रहा है। ठीक है ना? बस इस हार्डली की वजह से एनी आ रहा है। हार्डली हटा दोगे तो सम आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, क्या आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतना क्लियर हुआ अभी तक? आगे बढ़ते हैं। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट। आर्टिकल तो पक्का आपके एग्जाम में आना है। अब देखो भाई राइट आंसर क्या है, गेस कर सकते हो। अब गेस के आपके पास सॉल्यूशन तो है, लेकिन समझो इसका राइट आंसर ए आएगा। अब ए क्यों आएगा पूछो ज़रा, बता देता हूँ। ए इसलिए आएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना 1, 1 अब हिंदी में लिख के देखोगे तो 1 आपको वा का साउंड देगा, और वा का साउंड आपको कंसोनेंट से मिलता है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स ये जो 1 है, ये 1 में हमें वा का साउंड मिल रहा है, जो कि हमें कंसोनेंट साउंड है। इसी वजह से यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कंसोनेंट है तो वहाँ पर ए आएगा, और अगर उसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये रूल बिल्कुल सही है। अब आप बच्चों वाला रूल को बिल्कुल लेके मत चलना। अगर आप बच्चों वाले रूल को लेके चलेंगे कि कोई भी वर्ड के पहले अगर कोई वाउल आए तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं, और कंसोनेंट आए तो उसके पहले हम ए लगा देते हैं, और आप ओ देखोगे और जल्दी से आप एन भर के आ जाओगे, और यही आप गलती कर जाओगे, यही आप गलती कर जाओगे। ये बच्चों वाली ट्रिक को लेके मत चलना। अब मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ उस ट्रिक को लेके चलना। ट्रिक ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें साउंड, आवाज़। ठीक है, आवाज़। तो साउंड का खेल है पूरा का पूरा। आपको लेटर बिल्कुल नहीं देखना है कि लेटर क्या है, वाउल है, कंसोनेंट है। आपको तो उस वर्ड को पढ़ लेना है। अब इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, क्योंकि अब आप 12th क्लास में आए हो, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश तो जानते होगे। अब ओ एन ई 1 तो आपने बचपन में 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग तो लर्न करी होगी, हो सकता है आगे भी लर्न कर ली हो। तो ओ एन ई 1, TW2, THR3, है ना, इस तरह से तो लर्न करा होगा ना ओ एन ई 1। तो जब 1 आपने करा है ना, तो जब 1 लर्न करना है तो वा का साउंड दिया, तो वा का साउंड है तो आप लगा दीजिए यहाँ पर ए। इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक चलो एक बात और देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओल्ड, अब क्या लगाओगे? ओल्ड मैन मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो क्या लगाओगे? अब यहाँ पर एन लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि ओल्ड को जब आप हिंदी में लिखोगे, आवाज़ देखोगे, पढ़ के देखोगे, तो ओ का साउंड है। जब ओ का साउंड है तो आप यहाँ पे एन लगाओगे, क्योंकि ओ आपको अब ओ का साउंड दे रहा है, ओ आपको वाउल साउंड मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे एन लगाओगे। लेकिन इसी में 1 हमने लिखा तो 1 आपको साउंड वा का दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, माई फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट। इसका पूरे का मतलब ये है कि मेरे फादर ने मुझे 1 रुपये का एक नोट दिया। अब एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मैंने इस तरह की एक वीडियो एक एग्जांपल दिया था। स्टूडेंट बोल रहा था कि इसके पहले कोई आर्टिकल ही नहीं आएगा। पहली बात तो ए अंदा में यहाँ पे तो कोई नो आर्टिकल का ऑप्शन ही नहीं है। उस बंदे का कहना था कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर वो डबल से देख रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई माई फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट। मेरे फादर ने मुझे 1 रुपये का नोट दिया, 1 रुपये का नोट दिया। तो भाई 1 रुपये का नोट है ना, तो भाई 1 रुपये का नोट दिया है, तो नोट तो एक है ना।
₹1 की बात ना चल के ₹1 के नोट की बात चल रही है भाई। एक जैसे कि पैकेट आपको दिया जाए, एक टॉफ़ी का पैकेट दिया जाए। अब टॉफ़ी तो बहुत सारी है, तो अब पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़ होगा कि नहीं होगा? अब पैकेट ऑफ टॉफ़ीज़, एक बुक का पैकेट दे दिया, ठीक है? तो अब पैकेट ऑफ बुक, तो इस तरह से भाई ये नंबर वाली बात चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए हम लगा रहे हैं ए, ठीक है ना? समझ गए ना? ठीक है। इसलिए चलो, अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे राइट आंसर ए था। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन कराना ज़रूरी था, ठीक है? डाउट क्लियर करना ज़रूरी था। सॉल्यूशन तो आप सभी के पास है। एफ, ही लॉस्ट द मनी ही हैड, तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड होता है यहाँ पे, ईच मनी नहीं होता है। एवर द तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ईच मनी नहीं होता है, ऑल मनी हो जाता है। तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, ठीक है? और ईच द और एवर द तो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑल राइट आंसर है। जी वाला देखो, शी पुट्स द बुक्स इन द बॉक्स यस्टरडे, इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए मिस्टेक ढूंढना है। मिस्टेक के लिए पहले सेंटेंस को पहचानो। यस्टरडे देख लो, यस्टरडे मतलब पास्ट में गया, पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब में हम वी टू का यूज़ करते हैं। तो पुट में एस लगता है क्या? लगता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगता है, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में बात तो हमारी पास्ट में चल रही है, क्योंकि यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल। तो यहाँ पे पुट में से एस हटा दो, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ये जो पुट है, ये हमारा V1 भी होता है, ये हमारा V2 भी होता है, और वी हमारा 3 भी होता है, V3। इस तरह से शट भी होता है, कट भी होता है, ठीक है? तो पुट में ऐसे नहीं आएगा। अब स्टूडेंट, आप ये गलती मत करना कि सर अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाएं और हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा कर हम यस्टरडे वर्ड को हटा दें, तो क्या हमारा सेंटेंस सही हो सकता है? हो सकता है आप में से किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर हम यस्टरडे को हटा दें तो क्या हमारा सेंटेंस सही हो सकता है? भाई इस तरह की गलती आप मत करना। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए किसी वर्ड को आपको नहीं हटाना है, उस वर्ड में मिस्टेक ढूंढ के उस वर्ड को सही करना है। तो इस तरह के आप कलाकारी बिल्कुल नहीं करना है, आपको वर्ब को सही कर देना है, और वर्ब में मिस्टेक मिलती है। ज़्यादातर मिस्टेक आपकी जो होगी वो आपकी हेल्पिंग वर्ब में होगी और मेन वर्ब में होगी, इसी में मिस्टेक देखना है आपको। नहीं तो आप सब्जेक्ट को बदल के आ जाओ या ऑब्जेक्ट को बदल के आ जाओ, ऐसी कलाकारी मत करना। नहीं तो आप सोचो कि सब्जेक्ट को बदल दें, ऐसे कुछ कलाकारी मत करना, ठीक है ना? बस, तो बात ये है इतनी सी कि बस पुट में एस हट जाएगा, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो इस डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा सेट 1 है, सेट 1 है। अब मैं जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा, ठीक है? इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। हम सेट 2 पे आ जाते हैं। ये हमारी परीक्षा अध्ययन का सेट 2 है, आपके पास परीक्षा अध्ययन है, ओपन करके देख लेना। फर्स्ट, वुड यू गिव मी बुक्स, गेस कर सकते हो आंसर। राइट आंसर इसका सम आएगा। वुड यू गिव मी सम बुक्स क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, और जब पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है तो वहाँ पर सम लगता है। अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाते हैं। देखो, इंटरोगेटिव अगर हमारा किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो एनी तो आएगा। लेकिन यहाँ पे वुड से यूज़ हो रहा है, मॉडल है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सम। वुड यू गिव मी सम बुक्स, रिक्वेस्ट अगर हो ना, वुड यू गिव मी सम वाटर प्लीज़, तो रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे, ठीक है? जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही हो, तो आप वहाँ पर सम लगा देना, ठीक है? इसलिए सम आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेफर फिर से रिपीट हो गया, आंखें बंद करके आप 2 लगा दो। दे प्रेफर मिल्क टू टी, ठीक है? वर्क हार्ड, सी नंबर का। लेस्ट, लेस्ट के साथ क्या लगता है याद करो, अगर पहले की वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो जल्दी से बता दोगे। शुड, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो, है ना? कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ, ठीक है? लेकिन मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस चीज़ की गारंटी है कि इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स तो दिलवाने की गारंटी ये हम लेते हैं। बस ईमानदारी से मेहनत करना, ठीक है? जैसा कहें वैसी स्टडी करना। लास्ट के साथ यहाँ पे शुड आता है, ठीक है? इसलिए आप शुड लगाएंगे, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। आगे बढ़ते हैं। शी, MBBS, मत देखो कि एम कंसोनेंट है कि वावल है, आप तो इसको पढ़ लो। पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, चलो लिख लो, इतना तो कर सकते हो ना। लिख के देखो, अब लिख के देखो तो बताओ ज़रा ए क्या है? ए क्या है? बचपन में आपने आ से लेके आहा तक ये तो आपने लर्न करा होगा, ठीक है ना? अपने बचपन को ज़रा याद कर लो। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी ईख, छोटा उल्लू, बड़ा उसून, ये सब आपने लर्न करा है ना? तो ये वाउल होते हैं, ये हिंदी के स्वर होते हैं, ठीक है? जो कि 13 होते हैं, ठीक है? तो इनमें आपको देखने को मिलेगा ए, एम, बाद वाले को मारो गोली, इसको पकड़ो। ए क्या है? वाउल है, लगा दो एन। बस कंसोनेंट का से लेके ज्ञानी बाबा तक आ जाए, कबूतर, खरगोश, गमला और ज्ञानी बाबा, तो वहाँ पे लगा देते हैं हम क्या? ए,
कंसोनेंट साउंड होता है, तो वाउल साउंड है तो एन लगाएंगे, लगा देते हैं एन, ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं ई नंबर का। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रैन अवे। अब मत करो ट्रांसलेशन, मत उलझो, सिंपल सी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको नोट कर लो, पहले भी बताइए फिर नोट कर लो। नो सूनर आया है तो देन लगा दो, नो सूनर आया है देन लगा दो, नो सूनर के साथ देन आता है, बाकी चीज़ों को भूल जाओ, नो सूनर देन, ठीक है। कंजक्शन है, नो सूनर का पेयर बनता है देन से, मीनिंग से मतलब नहीं है, बस इतनी इंग्लिश आती है, देन लगा दो। और हाँ, यहाँ गलती मत कर जाना, अगर ऑप्शन में THEN देन आ जाए तो ये वाला देन मत लगाना, THEN देन का मीनिंग बदल जाएगा, THAN देन लगाना, ठीक है। नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी। अगर ऑप्शन में THEN देन दे दिया तो बिल्कुल मत उलझना, ई नहीं देखना, ए देखना है, ए, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग करते हो, इसी वजह से नंबर कटते हैं, फिर कहते हो कि पेपर अच्छा गया था नंबर कम आए। माई ब्रदर इज इंजीनियर, साउंड देख लो, इंजीनियर ई का साउंड मिल रहा है, वाउल साउंड है, एन लगा दो। अब देखो भाई, बोलो ज़रा क्या आएगा आंसर, कर लो, ओपन कर लो, परीक्षा दिन आप सभी के पास है, देख के बता दो ना, एन यही बताओगे, है ना, आप ये बताओगे, लेकिन ये गलत आंसर है, दिस इज रॉन्ग आंसर। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के आपसे कहा था बच्चों के इस परीक्षा अध्ययन में कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, और आपको परीक्षा अध्ययन में इन ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और आप सभी ने इन रटा होगा। हाँ, हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको क्लियर पता होगा, कमेंट्स करके बता सकते हो। इसका राइट आंसर बच्चों 8 है, इसका राइट आंसर 8 है। क्यों है पूछो, गुड के साथ एट का यूज़ होता है, गुड के साथ किसका यूज़ होता है, एट का यूज़ होता है, तो गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता। जब भी सेंटेंस में गुड वर्ड यूज़ होता है तो उसके साथ एट आता है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट सिंगिंग, कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, तो गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता है, गुड एट होता है, तो गुड के साथ एट आता है। इसको करेक्ट कर लेना, क्लियर कर लेना, नोट लगा देना, लिख देना, ठीक है। और पूछ लेना, आप किसी भी अच्छे टीचर से पता कर लेना, गूगल कर लेना, सब कुछ कर लेना, ठीक है। 8 आता है, ठीक है। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स कर देना, हाँ, आपको बता देंगे क्यों आएगा 8। वैसे तो यही समझ गए होगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 सेट हो गए, आगे बढ़ते हैं सेट नंबर सी पे, थर्ड नंबर का। चारों सेट करवाएंगे हम, ठीक है। बहुत काम की वीडियो है, एक लाइक तो दबाई दो, लाइक का बटन ठोक दो, उसको तोड़ डालो ठोक ठोक के, लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन जो है, तो सब्सक्राइब के बटन को ठोक ठोक के मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दो, दबा दो सब्सक्राइब बटन, और दोस्तों के साथ शेयर कर लो, लाइक तो ठोक दो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का हमारा फर्स्ट नंबर का, आई लर्न इंग्लिश इंथुजियास्टिकली, ए एन द नो आर्टिकल। चलो बताओ आंसर, नो आर्टिकल आएगा इसका, क्या आएगा, नो आर्टिकल। क्यों, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। आई लर्न इंग्लिश इंथुजियास्टिकली, तो यहाँ पे लैंग्वेज वाली बात चल रही है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शी हैज़ हर लेग, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, हैज़ है, परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप ब्रोकन का यूज़ करिए, शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया है, ब्रोकन आएगा, छत पे से कूद गई है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ब्रोकन, बी। चलो आगे बढ़ते हैं, सी नंबर का, आई एम सेटिस्फाइड यू बाय विथ फ्रॉम फॉर। तो ये जो सेटिस्फाइड है ना, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ विथ का यूज़ होता है, सेटिस्फाई के साथ अग्री के साथ विथ का यूज़ होता है, आई एग्री विथ यू, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, ठीक है, तो विथ। और हाँ, अगर आप भी हमसे संतुष्ट हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ मी, तो लगा दो आप लाइक के बटन पे क्लिक कर, दबा दो लाइक बटन। चलो आगे बढ़ते हैं, सेटिस्फाइड विथ होता है। नेक्स्ट डी, यू टेक एडवाइस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, एडवाइस दी जा रही है, मॉडल एन एडवाइस, मॉडल इज एन एडवाइस, एडवाइस किस में दी जाती है, एडवाइस दी जाती है शुड में, शुड से एडवाइस दी जाती है, ठीक है। यू शुड टेक एडवाइस ऑफ एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, तो आपको किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे शुड आएगा, एडवाइस के लिए शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, इफ आएगा, कंडीशन दी जा रही है, तो इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो इफ आएगा, इन हेयर बिल्कुल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ, यू कैन राइट अ पेंसिल इन विथ बाय फ्रॉम, राइट आंसर इसका आएगा विथ। क्यों आएगा, क्योंकि पेंसिल से जब आप लिखोगे तो पेंसिल को होल्ड करके लिखोगे, और किसी चीज़ को होल्ड करके कोई काम हम करते हैं तो वहाँ पर विथ का यूज़ करते हैं, या इसको दूसरे तरीके से समझ लो। वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो गलती नहीं करोगे। किसी भी चीज़ को होल्ड करके कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर विथ लगता है, कोई काम कोई बंदा खुद से करता है तो वहाँ पर बाय लगता है, जो कि पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है।
दूसरा तरीका, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वेपन हो सकता है, टूल्स हो सकता है, कोई भी टूल्स हो सकता है, उससे कोई काम करो तो वहाँ पर लगा देना विथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा विथ। आगे बढ़ते हैं, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, बड़ी जगह है, इंडिया की कैपिटल है, इनका यूज़ होगा। बिग प्लेस के पहले इन लगता है, स्मॉल प्लेसेस के पहले एट लगता है। तो माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आएगा इन, बड़ी जगह के पहले इन का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेस वाली अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब क्लियर है। अब आते हैं लास्ट वाला, जो कि हमारा 4th नंबर का सेट है, ये 4थे नंबर का सेट है। 4 सेट आपके परीक्षा दिन में दिए गए, लास्ट सेट को और समझ लेते हैं। पहला नंबर का आर्टिकल एग्जाम में पक्का आएगा, स्विमिंग इज ग्रेट फन। साउंड क्या दे रहा है, समझ गए होगे आप, ए लगा दोगे। स्विमिंग इज़ अ ग्रेट फन, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आने लगे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, बताओ क्या आंसर है, देख लो परीक्षा दिन, देख लो आप सभी के पास है, बता दो लिटिल, यही बताओगे। गलत आंसर, गलत जवाब, ये आंसर आपका सही नहीं है। परीक्षा अध्ययन में जो आंसर दिया है लिटिल, सही आंसर नहीं है, राइट आंसर इसका अ लिटिल है। और लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस होता है, लिटिल नहीं होता है, अ लिटिल इसका सही है। अपडेट कर लो, परीक्षा अध्ययन में रॉन्ग आंसर दिया है। मैं आपसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका राइट आंसर अ लिटिल है, लिटिल नहीं है, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस 3rd नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सी, यू कैन राइट अ पेंसिल, अभी आया था, विथ लगा देंगे, ठीक है, विथ। नेक्स्ट, आई टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है, पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है। व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, यूज टू राइट होगा, आई यूज टू टेक अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज स्मॉल बॉय, मैं रोज़ एक कप मिल्क पिया करता था जब मैं एक स्मॉल बॉय था। पास्ट की आदत है, पास्ट की हैबिट्स के लिए बताते हैं यूज टू, ठीक है। शुड एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ भी हम डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, ठीक है। डेयर का यूज़ हम करते हैं अपने हिम्मत को बताने के लिए, साहस को बताने के लिए। यूज टू पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, यूज टू राइट आंसर है। ई नंबर का प्लीज़ वेट हेयर टिल आई रिटर्न, टिल आई इसका राइट आंसर है। प्लीज़ वेट हेयर, कृपया इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, मतलब मेरे वापस आने तक इंतजार करूँ, तो टिल इसका राइट आंसर है, ठीक है। वैन एज नहीं आएगा। फ्रेंच, डू नॉट स्पीक हिंदी, इसका राइट आंसर द है, क्योंकि देखो यहाँ पे फ्रेंच जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बता रहा है, ये फ्रेंच जो है ये फ्रेंच यहाँ पे वहाँ के नेशनैलिटी को बता रहा है कि फ्रेंच, वहाँ के जो लोग हैं फ्रेंच, तो फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोला जाता है। तो फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, तो फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रेंच हैं, वो हिंदी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे, जैसे कि जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको वाइट भी बोला जाता, मतलब कि उनको हम इंग्लिश भी बोलते हैं, है ना, वाइट तो बोलते ही हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश मैन, इंग्लिश। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो फिर इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इंग्लिश लोगों के बारे में बात करी जाए कि वहाँ के लोगों को बताया जाए, इंग्लिश कहा जाए, तो फिर उसके पहले द लग जाएगा, ठीक है ना, नेशनैलिटी को बताई जाए, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। द फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी के बारे में बात चल रही है, हिंदी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंच के पहले लगेगा, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे लैंग्वेज को डिनोट नहीं कर रहा है, ये हमें बता रहा है किसको रिफर कर रहा है, ये वहाँ की नेशनैलिटी को रिफर कर रहा है, फ्रेंच को, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। हिंदी लैंग्वेज को रिफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। MBBS, MBBS के पहले तो एन लगता है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको चारों सेट पेपर की ग्रामर फिलअप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब इस तरह से और इसमें से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ की गारंटी है 100% आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगी इंग्लिश ग्रामर की, और आगे भी मैं आपके लिए टॉपिक्स लाता रहूँगा और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम इसके ड्यूएस डायरेक्टेड को समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिल्कुल फैला दो अपने दोस्तों में। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्ले लिस्ट पर आपको ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, टॉपिक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसके ड्यूएस डायरेक्टेड को कवर करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।